ठीक। तो यहां पर एक लाइन लिखी है, ओजोन डिप्लीशन इन स्ट्रेटोस्फेयर। तो कहां पर हमें दिखेगी ओजोन, ये हमें मालूम चल गया, स्ट्रेटोस्फेयर में। तो ओजोन है क्या, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप देखेंगे तो देखो बेटा, आपके एटमॉस्फेयर को कई उसमें डिवाइड करा गया, एक ट्रोपोस्फेयर है, एक आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, तो आप स्ट्रेटोस्फेयर में जब आप देखेंगे तो यूवी रेज जो कि आपकी आती हैं वो रिएक्ट करती हैं किसके साथ, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ। यूवी रेज आपकी मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती हैं और क्या बनाती हैं बेटा, ओजोन। ठीक है बेटा, अब ये ओजोन बनाती हैं, O3 बनाती हैं। अब यूवी रेज ही क्या करती हैं, ओजोन को वापस किस में बदल देती हैं, O2 में। तो O2 इससे क्या होता है कि बेटा वो बैलेंस बना रहता है ऑक्सीजन का और ओजोन का, कि ऐसा ना हो कि साइकिल खत्म हो जाए। मतलब अगर सारी नेसेंट ऑक्सीजन आपकी ओजोन में बदल जाएगी तो ऑक्सीजन कहां जाएगी फिर। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, प्रोसेस को बैलेंस करने के लिए तो यूवी रेस ऑक्सीजन को कन्वर्ट करती है किसमें, ओजोन को, और सिमिलरली ओजोन को कन्वर्ट करती है किसमें बेटा, ऑक्सीजन में। तो ये बैलेंस बना रहता है। पर कभी कभी कई बार ऐसा होता था जब सीएफसी को बहुत यूज करा जाता था, तो क्या हुआ कि ओजोन जो होने लगी सीएफसी के यूज की वजह से कैसी होने लगी, डिग्रेडेड होने लगी, खत्म होने लगी। ठीक है, डिग्रेड होने लगी। ठीक, अब क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये एक है जिसकी वजह से क्या होता है कि ओजोन जो होती है आपकी डिग्रेड करती है। अब होता क्या है, देखो ये सीएफसी जो है, जो आपकी किसमें पाई जाती है, रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग एजेंट का काम करती है। ये आपकी अपवर्ड जाएगी, स्ट्रेटोस्फेयर में पहुंचेगी। ठीक, वहां पर क्या होगा, ये यूवी रेस क्या काम करती हैं, सीएफसी पे अटैक करती हैं, एक्ट करती हैं, और उससे क्या रिलीज करवाती हैं बेटा, क्लोरीन एटम। ठीक है बेटा, ये क्लोरीन एटम क्या करता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन जो कि कैटलिस्ट है, ओजोन आपका डिग्रेड होने लगता है किसमें, O2 में। ठीक, जब आपका ओजोन, एक काम किसका है, ओजोन को डिग्रेड करने का O2 में, ये यूवी रेस का काम है, मगर अभी कौन कर रहा है बेटा, क्लोरीन। तो इससे क्या होगा कि ओजोन का डिप्लीशन होना शुरू हो जाएगा। जो लेयर है, सपोज करें हम एक लेयर बनाते हैं पहले। ठीक, ये मान लो एक लेयर बनाई मैंने, दिस इज ट्रोपोस्फियर एंड दिस इज सॉरी स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, अब बीच में जो भी लेयर होगी वो आपकी ओजोन है। ठीक है बेटा, ये ब्लैक वाली जो है, बात थोड़ी समझ में आई। रेड इज ट्रोपोस्फियर एंड ब्लू इज स्ट्रेटोस्फियर, एंड इन बिटवीन द ट्रोपो एंड स्ट्रेटो यू विल फाउंड द ओजोन लेयर। तो क्या होता है कि जब यूवी रेज एक्ट करती हैं ऑक्सीजन से तो आपका ओजोन बनता है। यही यूवी रेज क्या करती हैं, बैलेंस करने के लिए ओजोन को ऑक्सीजन में बदलती रहती हैं। पर इनके अलावा एक और चीज आ जाती है ऊपर, जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसपे यूवी रेज एक्ट करती हैं और क्लोरीन एटम को रिलीज करती हैं। और क्लोरीन एटम की प्रेजेंस में ओजोन आपका डिग्रेड होने लगता है किसमें, O2 में। तो यानी कि दो चीजें अब ओजोन को डिग्रेड कर रही हैं, एक तो यूवी रेज प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। तो दो चीजों की वजह से क्या होता है, ओजोन तेजी से क्या होने लगती है बेटा, डिप्लीट होने लगती है। बात समझ में आई, तेजी से क्या होगी, डिप्लीट होने लगेगी, मतलब कि पतली होने लगेगी। अब जब ओजोन पतली होगी तो उसका इफेक्ट क्या आएगा वो हम आगे देखते हैं। इतना समझ में आया सबके बच्चों, इतना क्लियर हो गया। अब जरा यहां पर रिएक्शन देखो आप, कि दिस इज क्लोरीन मॉलिक्यूल रिएक्टिंग विद ओजोन, रिलीज क्लोरीन मोनोऑक्साइड, ये रिलीज करेगी क्लोरीन मोनोऑक्साइड, एंड ऑल्सो वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। इस तरीके से इन्होंने क्या करा, O3 को बदल दिया किसमें, O2 में। ठीक है बेटा, तो दिस इज हाउ द ओजोन गेट डिप्लीटेड।
अब ये जो होता है ये कहलाता है आपका ओजोन डिप्लीशन, और यहाँ पर एक फॉर्मेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं ओजोन होल। सवाल आएगा कौन सा रीजन है जहां पर ओजोन होल आपको देखने को मिलता है, दैट इज एंटार्क्टिक रीजन। एंटार्क्टिक रीजन पे आपको ओजोन होल है। ठीक है, आगे बढ़े फिर। यस गुड। इम्पैक्ट क्या है, अगर ओजोन डिप्लीट हो रही है तो जाहिर सी बात है कि आपकी यूवी रेडिएशन जो है ना, वो नीचे आएंगी। ठीक है, अब जरा एक बात ध्यान सुनो, यूवी रेडिएशन जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर है देन यूवीबी, दो तरीके की कई तरीके की यूवी रेडिएशन ए बी सी जेड है ना, तो जिनकी वेवलेंथ शॉर्टर है, मान लो कि ये वेवलेंथ की एक आ रही है, इस वेवलेंथ की एक आ रही है, इस वेवलेंथ की एक आ रही है, इस वेवलेंथ की एक आ रही है, यूवी रेस यूवी रेस यूवी रेस। ठीक है, अब ये आपकी यूवी 1, यूवी ए, यूवी बी, सी, डी, ई, एफ, तो ठीक है, ये आपकी वेवलेंथ है। तो जितनी भी वेवलेंथ है शॉर्टर देन यूवीबी, दैट विल गेट एब्जॉर्ब बाय द एटमॉस्फेयर। ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, आपकी एब्जॉर्ब हो जाएंगी एटमॉस्फेयर से। ठीक, अगर ओजोन डिप्लीट हो गया तब बता रहे हैं, अगर ओजोन डिप्लीट नहीं हुआ तो ये यूवीबी भी आपकी एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक, तो ये आपकी एब्जॉर्ब हो जाएंगी, आएगी कौन सी धरती पे, यूवीबी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुन लो, आपकी जितनी भी यूवी रेडिएशन है सब एब्जॉर्ब हो जाती हैं सिवाय यूवीबी के, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या है, इन सबसे ज्यादा है। ठीक है ना, वेरी गुड। अब यूवीबी जो होती है इससे फर्क क्या आता है, देखो यूवीबी का मेन काम क्या है, म्यूटेशन करना, किसमें, डीएनए में म्यूटेशन करना। अगर डीएनए में म्यूटेशन, कुछ चेंजेस आएंगे, जैसे कि एजिंग ऑफ स्किन, आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, इस फोटो में। ठीक है, किस तरीके से एजिंग हो रही है, एजिंग ऑफ स्किन। ठीक है, इवन डैमेज टू द स्किन सेल एंड इट कैन आल्सो कॉज स्किन कैंसर। गुड। अब अगर हाई डोज आ गई यूवीबी रेस की तब प्रॉब्लम आती है, दैट इज स्नो blindness. What is this? Snow blindness? Inflammation of cornea. You all know what is cornea? सबको पता है ना कॉर्निया है क्या? यस सर। गुड। और दूसरी चीज क्या है, कैटरेक्ट हो सकता है, और भी बहुत सारी आई से रिलेटेड बीमारियां हो सकती हैं। इवन यू somebody कैन गेट परमानेंट डैमेज टू द कॉर्निया, किसी की कॉर्निया परमानेंटली भी डैमेज हो सकती है। तो ये सारे के सारे इम्पैक्ट किसके हैं, ओजोन डिप्लीशन के। अब जाहिर सी बात है, देखो बेटा मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, आप एक कपड़ा ले लें, ठीक है, और उसको फोल्ड करते रहें, और इतना फोल्ड कर लें, इतना फोल्ड कर लें कि उसमें से कुछ भी नीचे, अगर आप कुछ भी थिक लिक्विड डालें तो उसमें से पास नहीं हो पाए। ठीक है, अब वो कहीं से पतला होता रहे तो जाहिर सी बात है वो उस जगह से लिक्विड पास होने लगेगा, है ना। अब लिक्विड की जगह यहां पर हम लोग किसको देख रहे हैं, यूवी रेस को। तो दैट इज हाउ द ओजोन डिप्लीशन अफेक्ट्स द ह्यूमंस। ठीक है, यस सर। ग्रेट। देखो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया था 1987 में। ठीक है, 1987 में एक प्रोटोकॉल आया था जिसके हिसाब से कि भाई हमें ओजोन की डिप्लीशन को रोकना है, वरना क्या होगा, इस धरती पे बहुत ज्यादा कैंसर फैल जाएगा और शायद यहाँ पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का बचना भी मुश्किल हो जाए। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक प्रोटोकॉल, एक लॉ आया जिसको हम लोग कहते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये आपके कनाडा में बनाया गया था। ठीक है, ये कनाडा में बनाया गया था 1987 में, मगर इसको 2 साल लग गए इंप्लीमेंट होने में। 1989 में जाके ये इंप्लीमेंट हुआ। ठीक है, अभी प्रोटोकॉल क्या हुआ कि भैया रिड्यूस करो एमिशन सीएफसी का, और जितने भी ओजोन डिप्लीटिंग केमिकल है भैया इनको कम करो, जितना कम इस्तेमाल हो सके वो करो। ठीक है, अभी तो सीएफसी आपका बैन हो गया, ये आपको रेफ्रिजरेटर्स वगैरह में नहीं दिखता। ठीक है, तो फिर क्या जलता है रेफ्रिजरेटर्स में, आप कोई बता सकता है? लिख लो बेटा, विच अदर गैस इज यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर एक्सेप्ट द सीएफसी।
सीएफसी के अलावा कौन सी दूसरी गैस है जो अब रेफ्रिजरेटर्स में कूलिंग एजेंट की तरह यूज होती है? सवाल लिख लिया? यस सर, लिख लिया। ठीक है, चलिए। और भी नुकसान करते हैं ह्यूमन लोग, जैसे डिग्रेडेशन करते हैं, ठीक। और उससे क्या होता है कि भाई इम्प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं करते हैं, मतलब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हैं, आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, डिग्रेडेशन करेंगे। उसमें हम देख लेते हैं क्या क्या चीजें हमें पढ़ना है, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल इरोजन, मट्टी का इरोज होना, हटना। दूसरा, डेजर्टिफिकेशन, डेजर्ट का बनना। ध्यान से सुनो। ह्यूमन एक्टिविटीज जैसे कि ओवर कल्टीवेशन, हम लोग अगर कल्टीवेशन पे कल्टीवेशन करते रहेंगे, एक जगह कोई जमीन है उस पे हम लगातार ग्रो कराते रहेंगे, जमीन को हेल्दी होने का मौका नहीं दोगे, उसमें न्यूट्रिएंट की कमी होती रहेगी, वो जमीन कैसी हो जाएगी बेटा? बंजर। बात समझ में आ रही है? अब मान लो ये एक प्लॉट है, फॉर एग्जांपल ये एक प्लॉट है, ये सॉरी, ये एक जमीन है, इस एरिया में आप कल्टीवेट कर रहे हो लगातार। अब इस एरिया में जो न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है इनसाइड दिस सॉइल, दैट विल बी यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग द कल्टीवेशन, वो सारे के सारे यूज होंगे, है ना? यस सर। अब जब वो सारे यूज होंगे तो दोबारा उनको रिसाइकिल होने में वक्त लगेगा। अगर आप उस टाइम को नहीं दोगे या ओवर कल्टीवेट करते रहोगे तो कुछ वक्त बाद ही जो मिट्टी है, जो ये लैंड है जो आपने बनाई थी या यूज कर रहे थे फॉर द कल्टीवेशन, विल बिकम इनफर्टाइल। बात समझ में आ गई? कैसी हो जाएगी? इनफर्टाइल। तो ये भी एक रीजन होता है आपका डेजर्टिफिकेशन का, ठीक। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन, जंगल को खत्म करना। ग्रेजिंग, चरना, मतलब अगर आपने मान लो एक जमीन हो उस पे आप थोड़ी सी भी घास आ रही है, जानवर लेके चराने निकल जा रहे हो, ठीक है, तब भी क्या होगा, वो सॉइल वहां की खराब हो जाएगी, ठीक है। तीसरा, पुअर इरिगेशन, अगर आप इरिगेशन प्रैक्टिस सही से नहीं कर रहे हैं, अगर मान लीजिए किसी सॉइल में आपने कुछ वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी सही नहीं रख रहे हैं, या फिर सही से ड्रेनेज नहीं हो रहा है, पानी को सही से सिंचाई वगैरह नहीं हो रही है, तो जाहिर सी बात है वहां की मिट्टी आपकी बह के खत्म हो जाएगी, और हो जाएगा क्या बेटा? सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन। है ना? अब एक और वजह है अर्बनाइजेशन, जितना तेजी से अर्बनाइजेशन हो रहा है उतनी तेजी से क्या बढ़ रहा है आपका? डेजर्टिफिकेशन। रेगिस्तान वाली जमीनें ज्यादा बनी है, सूखी जमीन ज्यादा पैदा होने लगी, ठीक है। यस सर। एक प्रॉब्लम जो बहुत ही ज्यादा आ रही है जो है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। लॉगिंग का मतलब होता है इकट्ठा हो जाना, पानी का इकट्ठा होना, और सॉइल की सैलिनिटी, मट्टी में नमक ज्यादा हो जाना, ठीक है बेटा। तो ये प्रॉब्लम थी पार्ट ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन। अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं, ध्यान से सुना, अगर आप इरिगेशन कर रहे हैं और ड्रेनेज सही नहीं है, यानी कि पानी आपका सही नहीं बह रहा है, जैसे कि इस तस्वीर में आपको साफ दिख रहा होगा, पानी कहाँ है? ऊपर ही ऊपर है, फसलों के ऊपर है, ठीक है, तो बह नहीं रहा। अगर ये सही से पानी ड्रेनेज नहीं होगा, बहेगा नहीं, तो क्या होगा? वाटर लॉक कर जाएगा, कहां पर? सॉइल में। और अगर वाटर लॉक कर गया सॉइल में, तो वहां पर क्या आ जाता है? बहुत सारा नमक बाहर आ जाता है। देखो क्या बाहर आ जाएगा? नमक। तो जाहिर सी बात है वहां पर वही प्लांट ग्रो कर पाएंगे जो कि सैलिनिटी को बर्दाश्त कर सकें। क्लियर बात है ना? यस सर। ये प्लांट ग्रो कर पाएंगे जो भी सैलिनिटी को बर्दाश्त कर सके, हाइपर सैलाइन या जो कि आपके सैलाइन होते हैं, सैलाइन कंडीशन में सरवाइव करने वाले। अदरवाइज बाकी के प्लांट खत्म हो जाएंगे, ठीक। अब दूसरा, कई बार होता है कि वाटर लॉक कर रहा है तो नमक जो होता है वो आपका प्लांट की रूट्स में जाके कलेक्ट हो जाता है। अब प्लांट की रूट्स में भी जाके कलेक्ट होगा तब भी नुकसान है, बिकॉज सैलाइन वाले ही प्लांट जो कि आपके सैलाइन टॉलरेबल प्लांट्स हैं वो ही ग्रो कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम आती है अगर आप इम्प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन करते हैं या फिर उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं।
आर वी क्लियर? Yes, sir. ग्रेट। Yes, sir. डिफॉरेस्टेशन देख सकते हैं आप किस तरीके से जंगल खत्म हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा और होगा। सर इसमें लंग्स, ये लंग्स बने हुए हैं। हाँ, अब बताओ क्यों बने हुए हैं? तो कि पेड़ खत्म हो रहे हैं ना, तो सर ऑक्सीजन कम होगी, तो फिर वो सांस कैसे लेंगे? हाँ, अच्छा, किसी को लंग्स कहा जाता है, किसी जंगल का हाँ, नाम दिया गया अमेज़न था? फॉरेस्ट को सर, अमेज़न हाँ, वेरी फॉरेस्ट। गुड। उसी वजह से यहाँ पे लंग्स बनाए गए, जिससे कि आप रिकॉल भी कर सकें, है ना भाई। जाहिर सी बात है, लंग्स का काम क्या है? ऑक्सीजन को बॉडी को प्रोवाइड कराना, CO2 को बाहर निकालना। तो प्लांट भी क्या करते हैं? ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं। अब बात करेंगे हम डिफॉरेस्टेशन की। मतलब डी का मतलब होता है डिलीट, मतलब फॉरेस्ट समझाने के लिए डिलीट का मतलब कम करना होता है बेटा, है ना। फॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट को कम कर देना, वो कहलाता है आपका डिफॉरेस्टेशन, ठीक है। अब फॉरेस्टेड एरिया को आप क्या बना दो? नॉन फॉरेस्टेड एरिया, ठीक है, ये आपका कहलाएगा डिफॉरेस्टेशन। 40% लगभग, ठीक है, हमने फॉरेस्ट खो चुके हैं ट्रॉपिक एरिया में, और 1% ट्रॉपिक खोया है हमने, 1% फॉरेस्ट खोया है कौन से रीजन में? टेम्परेट रीजन में। टेम्परेट। याद होगा हमने जब पढ़ रहे थे इकोसिस्टम, उसमें हमने पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी में पढ़ा था कि किस जगह आपके सबसे ज्यादा स्पीशीज रिचनेस पाई जाती है, याद है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन तक। यस सर, 23 करके 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ। साउथ, है ना। तो ट्रॉपिक, और मजेदार बात देखिए कि हमने उसी एरिया में कितना परसेंट खो दिया फॉरेस्ट? 40%। 40% फॉरेस्ट खो दिया है। अब यहां पर एक लाइन देखें आप, बिटवीन 1990 टू 215 दुनिया ने 129 मिलियन हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को खो दिया। यानी कि एक इतना एरिया जितना कि एक आपका कंट्री का है, जिसका नाम है साउथ साउथ अफ्रीका। अफ्रीका। मतलब कि अफ्रीका। बहुत ज्यादा फॉरेस्ट हम लोग खो चुके हैं। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में, ठीक है, इंडिया में बनी थी, ठीक है। उन्होंने बताया कि 33% जो रहना चाहिए फॉरेस्ट कवर रहना चाहिए, ठीक है, प्लेन्स में, और 60% आपका 67% हिल्स में, ठीक है। पर अभी हमारे पास कितना है? केवल 19.4% ऑफ फॉरेस्ट कवर, ठीक है। और 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में, जो 20th सेंचुरी स्टार्ट हुई है, यहां पर हमारे पास था 30%। यानी कि हम नीचे जाते जा रहे हैं फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में। तो अच्छा, सर ये जो 19, हाँ बोलो बेटा। तो ये 19.4 जो परसेंटेज है, ये हमारा टोटल है या फिर उन्होंने हिल्स का टोटल अलग टोटल बताया? टोटल टोटल, ठीक है। अभी आप ये बताओ कि अगर डिफॉरेस्टेशन होगा तो सबसे ज्यादा फर्क किसे पड़ने वाला है? मेजर इमीडिएट इफेक्ट। सर एनिमल्स। एनिमल्स को पड़ेगा ना, जो वहां रह रहे थे, है ना भाई। जो स्पीशीज एनिमल्स, क्या सारी स्पीशीज जो कि फॉरेस्ट में रह रही हैं, उनका तो हैबिटेट निकल गया, उजड़ गया, उनका घर बेकार हो गया, तो उनके लिए खतरा हो जाता है। अगर स्पीशीज का खतरा हुआ तो जाहिर सी बात है ह्यूमन रेस को भी खतरा होगा। याद है डेविड टिलमन की बात कि स्पीशीज डाइवर्सिटी जितनी ज्यादा रहेगी उतना हेल्दी इकोसिस्टम रहेगा, डेविड टिलमन ने यस कहा था। सर। और ये भी कहा था अगर आपका हेल्दी इकोसिस्टम है या अगर स्पीशीज डाइवर्सिटी है तो ह्यूमन रेस के लिए वो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि अगर ऐसा होता रहा तो जानवर कहाँ भागेंगे? शहर की तरफ, फिर आप लड़ते रहिए। रीजन फॉर डिफॉरेस्टेशन, वजह क्या है डिफॉरेस्टेशन की? देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने फॉरेस्ट को क्या कर दिया? बदल दिया किसमें? एग्रीकल्चर लैंड में। आपको एग्रीकल्चर का इतना ज्यादा वो हुआ कि भाई एग्रीकल्चर करेंगे, आपने जंगल ही खत्म करना शुरू कर दिए, ठीक। दूसरा, टिम्बर के लिए, जलाने के लिए, लकड़ियों के लिए, चरवाहों के लिए, चरवाहा जानते हैं, कैटल रैंचिंग के लिए, है ना, चराने के लिए। तो आपने क्या यस काम, सर। है ना, इन सब के लिए आपने डिफॉरेस्टेशन शुरू कर दिया, उससे नुकसान हुआ। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अब जरा ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अलग और इंटरेस्टिंग चीज है। इसको कहा गया झूम कल्टीवेशन। इसमें क्या गया, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट थी इंडिया की, इनमें
फॉरेस्ट ट्री को कट कर दिया गया और बर्न कर दिया गया प्लांट के रिमेन्स को, मतलब कट करा और जला दिया, ठीक है। अब उनकी जो ऐश थी, ध्यान से सुनना, उनकी जो राख थी उसको कैसे यूज करा बेटा? फर्टिलाइजर की तरह। फर्टिलाइजर। मतलब जंगल को जला काट दिया गया, जला दिया गया प्लांट्स, और उनसे जो ऐश निकली उसको कैसे यूज कर रहे हैं? फर्टिलाइजर की तरह। और उस पे फिर क्या करी? फार्मिंग एंड फार्मिंग। ग्रेजिंग। ग्रेजिंग कहते हैं बेटा चरने के लिए जो जानवर छोड़े जाते हैं, ठीक। अब कल्टीवेशन के बाद उस एरिया को छोड़ दिया गया कई सालों तक रिकवरी के लिए। हालांकि पहले तो टाइम मिल जाता था रिकवरी के लिए, पर अब वो टाइम भी खत्म हो गया है, ठीक है। अब क्या हो रहा है? ओवर पॉपुलेशन हो गई है, रिपीटेड कल्टीवेशन हो रहा है, तो रिकवरी फेज भी क्या होगा बेटा? कम कम। हो जाएगा। इससे क्या होगा बेटा? बहुत तेजी से क्या बढ़ेगा? डिफॉरेस्टेशन। ठीक है बच्चों, ये हो गया। यस सर। ग्रेट। कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। देखो बेटा, अगर पेड़ नहीं होंगे तो CO2 को फिक्स कौन करेगा? हमने कार्बन साइकिल पढ़ी थी, याद आ रहा था कि प्लांट और आपके फाइटोप्लैंक्टन क्या कर रहे थे? CO2 को फिक्स कर रहे थे, O2 रिलीज कर रहे थे। यही तो करते हैं वो, है ना? यस सर। अब जब CO2 को फिक्स करने वालों को ही काट दोगे तो CO2 एटमॉस्फेयर में क्या होने लगेगा? इंक्रीज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बना रहा हूं मैं, एक प्लांट है, इसका काम क्या है कि एटमॉस्फेयर के CO2 को यूज कर लेना, ठीक है। अब ये CO2 एटमॉस्फेयर में वैसे के वैसे पड़ी है, यूज करने वालों को तो आपने क्या कर दिया? खत्म कर दिया, ठीक। अब क्या होगा? CO2 एटमॉस्फेयर में इंक्रीज होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी, है ना? ऐसा इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो जाएगी। अब ये CO2 इंक्रीज हुई, ठीक, एटमॉस्फेयर में रही। अब एटमॉस्फेयर में CO2 इंक्रीज रहेगी तो जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर में नहीं है, प्रोड्यूसर में नहीं है तो कंज्यूमर में नहीं है, कंज्यूमर में नहीं है, इसका मतलब बायोमास भी आपका कम। भाई कार्बन ही तो है जिससे सारे ऑर्गेनिज्म बने हैं, तो कुल मिला के यस सर। सबसे बड़ा इफेक्ट क्या आएगा? एटमॉस्फेरिक CO2 बढ़ेगी और बायोमास आपका कम होता जाएगा, ठीक है। सबसे बड़ी वजह जो रहेगी ये यही रहेगी। उसके बाद अगर आपने हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन करा तो वहां की डाइवर्सिटी खो जाएगी, खत्म होने लगेगी। कुछ तो स्पीशीज ऐसी भी होंगी जो एडजस्ट नहीं कर पाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन का सबसे बड़ा नुकसान लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिक साइकिल। अब क्या होगा? वाटर लॉगिंग होगी या फिर वाटर आपका स्टोर नहीं होगा, तो इस वजह से हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी आपकी डिस्टर्ब होगी। जब प्लांट्स ही नहीं होंगे तो वाटर होल्ड कहां पर होगा, है ना? और जब होल्ड नहीं होगा तो जमीन आपकी कैसी हो जाएगी? बंजर। और उससे क्या होगा बेटा? डेजर्टिफिकेशन। एंड इवन कई जमीनें, अगर कहीं पर हो सकता है ज्यादा पानी बहने लगा, ठीक है, तो वो कैसी हो जाएगी? सॉइल एरिया। तो ये सब नुकसान किसके हैं? डिफॉरेस्टेशन। सर पर रिफॉरेस्ट, हमने प्लांट किंगडम में हाँ सर पर हमने प्लांट किंगडम में पढ़ा था ना कि एल्गी सबसे ज्यादा करती है सर वो ऑक्सीजन प्रोवाइड, तो हम एल्गी को ग्रो कर लें। हाँ, कर लें, बिल्कुल कर लें, कर लें, मगर ये हर एक। शाइनिंग पे ऐसे क्यों पढ़ते हैं हम फिर? दोबारा बोलना बेटा, थोड़ा सा आवाज कट गई थी, क्या बोला? तो जैसे एल्गी अगर कर लेती है सर ऑक्सीजन हमें प्रोवाइड, तो हम एल्गी को ही ग्रो कर देंगे, और पेड़ कट भी रहे हैं सर तो। बेटा देखो, एक्चुअली क्या है ना कि डाइवर्सिटी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आपका बिल्कुल बात सही है। वो स्पेसिफिक सिर्फ ऑक्सीजन के लिए हो गया ना बच्चे, एल्गी जो होगी हाँ वो सर ये। ऑक्सीजन के लिए हाँ। होगी, मगर बाकी चीजों के लिए तो हमें प्लांट्स चाहिए ना, है ना? यस सर। हमें फॉर मतलब समझ गई तुम शायद, मेरे ख्याल में ज्यादा एक्सप्लेन करूं उसको? और बेटा और एक्सप्लेन करूं उसको, बात को? आंसर मिल गया ना इतनी सी बात में? हाँ सर मिल गया सर। वेरी गुड। चलिए, वैसे सवाल अच्छा था। रिफॉरेस्टेशन। रिफॉरेस्टेशन कहते हैं अगर किसी जगह हम दोबारा से प्लांट को लगाने लगे, तो दोबारा हमने प्लांट लगाया तो वहां पर हमने फॉरेस्ट को रिस्टोर कर दिया, ठीक है। ज्यादातर ये नेचुरली ऑकर हो जाता है, मगर हम इसकी स्पीड बढ़ा सकते हैं बाय प्लांटिंग ट्री। अगर हम ट्री लगाते हैं तो हमें तेजी से हमें फॉरेस्ट ग्रो करने को मिल जाएगा, ठीक है।
अब देखो मजेदार कहानियां, ये बड़ी कहानियां नहीं मतलब सच्ची कहानियां है ना। अब पीपल का पार्टिसिपेशन देखें कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट में, मतलब कि ये कहते हैं हद से गुजर जाने वाली बात। ये मूवमेंट कोई नहीं भूल सकता, बिश्नोई मूवमेंट। देखो बिश्नोई मूवमेंट में क्या हुआ था, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि बिश्नोई मूवमेंट हुआ क्या था, कि क्या क्या करा था। देखिए एक कम्युनिटी थी बिश्नोई करके, ठीक है, वो उनका लगाव बहुत था पेड़ों से। 1731 में एक राजा थे जोधपुर के, उन्होंने कहा कि उनको अपना महल में लकड़ियां लगेंगी, ठीक है। उन्होंने अपने मिनिस्टर को आदेश दिया और कहा कि वर्कर को लेके जाओ और जो सबसे पास का जो फॉरेस्ट है विलेज का उसको आप काट दो। वहां पर रहते थे बिश्नोई। बिश्नोई के बिल्कुल उन्होंने, बिश्नोई ने मना करा, बोले इस जंगल को आप नहीं काटेंगे, यही हमारा सब कुछ है और ये हमें सब कुछ देता है, इसी से हमारा सब कुछ चलता है, ठीक है, और हमें इससे बहुत लगाव है। नहीं माने, मगर राजा को चाहिए था कि लकड़ियां। अब बिश्नोई को फिर सख्तियां करी गई। राजा ने कहा मुझे पेड़ के साथ आप चाहे आदमी ला के दे दें कटा हुआ, मुझे चल जाएगा। अब बिश्नोई वुमेन थी जिसका नाम था अमृता देवी, ध्यान रखना नाम ये, अमृता देवी। अमृता देवी जिस तरीके से तुम्हें दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या करें, पेड़ों को गले लगाए हुए हैं, हाँ। ठीक है, हक करे हुए हैं, गले लगाए हुए हैं, ठीक है। अब इन्होंने क्या काम किया, बिश्नोई देवी ने गले लगाया, उनको देख के कई हजार औरतों ने भी वहां पर पेड़ों को गले लगाना शुरू कर दिया। मगर जो राजा के आदमी थे उन्होंने पेड़ तो काटा काटा, साथ में किसको काट डाला, अमृता देवी को। और अमृता देवी को ही नहीं, उनकी 3 बेटियों को भी स्लॉटर कर दिया, ठीक। और 3 बेटियों तक नहीं रुके, उन्होंने 100 ऑफ बिश्नोईज को कट कर दिया अलोंग विद द ट्रीज। यहां से एक मूवमेंट चला जिसका नाम है, क्या है, बिश्नोई बिश्नोई मूवमेंट। मूवमेंट। बिश्नोई बिश्नोई मूवमेंट। बिश्नोई मूवमेंट, ठीक है। इससे क्या हुआ कि लोगों में जागरूकता आई, ऐसे कोई थोड़ा ना किसी की कुर्बानी वेस्ट जाएगी। उन्होंने फिर राजा के खिलाफ कार्रवाई करी और एक टाइम आया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जितने भी बिश्नोई कम्युनिटी थी जो भी प्लांट के प्रोटेक्शन में आई थी उनको अवार्ड दिया, किसके नाम से, अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। ठीक है बेटा, तो ये अवार्ड था फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड डेडिकेशन इन प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। ये वाकई में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज है क्योंकि बहुत बड़ा कलेजा चाहिए इन सब चीजों के लिए। दूसरा ऐसा ही मूवमेंट आया था जिसका नाम था बेटा चिपको मूवमेंट। चिपको, आप इस नाम से ध्यान रखें, वो चिपक चुका है पेड़ से, वैसे तो आपको याद रहेगा, ऐसी बात नहीं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूं। चिपको मूवमेंट में क्या होता है, एक लोकल वुमेन थी, उसने पार्टिसिपेट करा था किस चीज में भैया, किसको प्रोटेक्ट करने में, ट्री को प्रोटेक्ट करने में। और ये सेम जैसे बिश्नोई ने करा था उसी तरीके से ये भी आपके पेड़ों को गले लगा लिया था, हक कर लिया था, ठीक है। और एक मूवमेंट चला था जिसका नाम था चिपको मूवमेंट ऑफ घरवाल हिमालयास। ठीक है, दोनों मूवमेंट समझ में आ गए, यस सर। चिपको यस सर। मूवमेंट और एक आपका बिश्नोई। बिश्नोई में ज्यादा ट्रेजेडी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1980 में इंट्रोड्यूस करा कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा जिसका नाम था जेएफएम, यानी कि जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। इसमें क्या काम करा कि इन्होंने कहा कि भाई हम सरकार लोकल कम्युनिटी के साथ काम करेगी फॉरेस्ट को बचाने के लिए और मैनेज करने के लिए, ठीक है। अब लोकल कम्युनिटी को इससे क्या फायदा होगा, उन्होंने कहा कि अगर आप हमारे साथ मिलकर काम करेंगे तो जो जंगल की जो सर्विस है, जैसे कि फ्रूट्स उनसे आएंगे, गम्स उनसे आएंगे, रबर उनसे आएगी, मेडिसिन उनसे आएगी, एंटीबायोटिक्स उनसे आएगी, बहुत सारी ऐसे जो भी फैसिलिटीज हैं उसमें आपको हिस्सा दिया जाएगा। तो ये जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 1980s में, ये बड़ा अच्छा स्टेप था फॉर द प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है बेटा, यस सर। तो यहां पर ये आपका चैप्टर हो गया खत्म और 12th का सिलेबस भी हो गया खत्म। ठीक है, यस। इन्फिनिटी इन्फिनिक्स
आशना, भानु, अरबाज, रिया एंड श्रेया। ठीक है बेटा, ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है और आपके पास जो भी अब मेरे पास इंफॉर्मेशन आएगी उस हिसाब से हम लोग आगे पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ खत्म करते हैं फिर आज का लेक्चर। कुछ पूछना है, कोई डाउट तो पूछ लो आप। इसमें कोई डाउट है इस चैप्टर में कि नहीं समझ में आया नो या फिर सर। कुछ सब क्लियर है बेटा? Yes, sir. चलिए फिर कल मिलते हैं 11 बजे। Thank, ओके बेटा, वेलकम बेटा, thank you, sir. Thank you, sir. वेलकम, बाय बाय, टेक केयर।